वेलकम क्लास। कल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य जो हैं वो पढ़े थे और स्टमक जो है वो क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो स्टमक जो है आपका ये फूड स्टोरेज का काम करता है और ये फैल सकता है जिससे कि इसमें 2 लीटर के लगभग फूड जो है वो आपका इसके अंदर आ सकता है। इसी तरह से हमने कहा था कि इसके अंदर HCl होता है, तो वो फूड को डिसइंफेक्ट करता है, यानी फूड के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो आ गए हैं उनको ये हटाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। HCl का जो pH है वो एसिडिक pH है और ये पेप्सिन जो है वो इसी के अंदर काम करता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। हम जो बता रहे थे कि जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इसके, जैसे फूड पार्टिकल जब स्टमक के अंदर आए हैं तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज रहता है, जिसके कारण से फूड जो है वो इसके अंदर स्टे करता है। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पर ये, तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से चीफ सेल और पैराइटल सेल जो हैं वो HCl और पेप्सिन का सिक्रीशन जो है वो यहाँ से इसके द्वारा होता है, जो कि पहले पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, और जब आपकी जो पैराइटल सेल हैं वो HCl सिक्रीट करती हैं तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन जो है वो क्या है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय की दीवारें जो हैं वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन पेप्सिन जो है वो इसका पाचन क्यों नहीं कर सकता है, या HCl से इसको कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो स्टमक इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। देन व्हाट स्टॉप्स द स्टमक फ्रॉम डाइजेशन इटसेल्फ। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं और जो कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके और रखती हैं। तो जो इन सब ग्लैंड्स का जो मिला जुला सिक्रीशन है उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक तो चीफ सेल है जो कि आपका पेप्सिनोजन सिक्रीट करेगी, दूसरा पैराइटल सेल है ये HCl सिक्रीशन करने का काम करेगी, और आमाशय की जो दीवारें हैं उसके ऊपर इस तरह के फिंगर लाइक वलन जो हैं ये पाए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और हमने कहा था कि ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है। तो ये म्यूकस सेल्स हैं जो कि यहाँ पर रेड कलर से शो कर रखी हैं, जो कि म्यूकस सिक्रीट करेगी, और इनका जो म्यूकस है वो आमाशय की दीवारों को HCl से भी बचाता है और आपका पेप्सिन से भी बचाएगा। इसके अलावा ये चीफ सेल और पैराइटल सेल जिनको कि एनलार्ज करके और हमने यहाँ डिटेल में इसको आगे बताया है। ओके, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट हो रहा है ये स्टोमक से सिक्रीट होता है और इसका pH 1.5 से 2.5 तक होता है, क्योंकि इसमें HCl जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और दूसरा एंजाइम कौन सा होगा, पेप्सिन, जो कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है और HCl इसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पाचन करने का काम करता है। तो हमने ये आपको ये कहा था कि फूड जब स्टोमक के अंदर एंटर करता है तो उसको क्या कहते हैं, बोलस, छोटे छोटे भागों के अंदर जो हम चबा करके और निगलते हैं वो बोलस के फॉर्म में इनको निगला जाता है। और इसके अलावा जब इसमें गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है तो जो हमने पहले कहा था कि बोलस इज ए सेमी सॉलिड पार्ट, ये आपका थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाता है और इसको काइम कहा जाता है। ओके, इसके पहले कि हम एक्सेसरी ऑर्गन पढ़ें, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। तो जैसे ही भोजन जो है आमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ग्रहणी की जो श्लेष्मिका की सतह होती है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है। इस हार्मोन का नाम ध्यान रखिए, ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो जनरली अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें हम ये मान करके चलते हैं कि भाई एंजाइम जो हैं वो पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन इन एंजाइम के सिक्रीशन को नियंत्रित करने के लिए इसमें कुछ हार्मोन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा ही एक हार्मोन है आपका, वो है एंटेरोगेस्ट्रोन। ये हार्मोन क्या करता है कि
आमाशय के अंदर जाता है और वहाँ से गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है, जठरीय रस के स्राव को कम करता है और जठरीय गतिशीलता को भी कम करता है। कभी कभी क्या होता है कि जठर रस में HCl की मात्रा कम हो जाती है और जिसके कारण से हाइपो एसिडिटी हो जाती है और इसके कारण से कई रोग जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कब्ज हो सकती है, एनीमिया हो सकता है और कार्सिनोमा में ये के साथ में ये एसोसिएटेड दिखती है। यदि HCl का सिक्रीशन जो है वो सामान्य से अधिक हो जाता है तो इससे हाइपर एसिडिटी कहा जाता है और इसके कारण से अल्सर बन जाते हैं और जो गॉल ब्लैडर है, आपका पित्ताशय है, ये क्या होता है, ये एसेसरी ग्लैंड्स आप यहाँ स्लाइड्स में देख रहे हैं, वहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसके सिक्रीशन का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, तो मैंने पहले भी बता रहा था मैं आपको कि इसमें 3 फेजेज के अंदर इसको हम रख सकते हैं। एक तो सिफेलिक फेज है। सिफेलिक फेज का मतलब क्या हुआ कि आमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ हैं वो आमाशय में भोजन के पहुंचने से पहले ही जठर रस का श्रावण करने लगती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी आप भोजन को देखते हैं या उसकी गंध आपको आती है या जब आप टेस्ट करते हैं उसको, तो जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है वो है वेगस नर्व, ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होता है, इसके अंदर प्रतिवर्ती संवेदन होता है और इस कारण से जठर रस का सिक्रीशन होने लग जाता है। तो इसको साइकिक जूस भी कहा जाता है। साइकिक जूस का मतलब क्या हुआ कि ये जो मनोभाव हैं उनके कारण से सिक्रीट होने लग जाता है। तो खाली पेट में या खाली आमाशय में जब इसका श्रवण होता है तो हमें भूख लगती है और इस कारण से गैस्ट्रिक जूस जो है इसको एपिटाइट जूस भी कहा जाता है कि इसके कारण से हमें भूख लगना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जब भोजन आमाशय में पहुंच गया है तो जो जठर रस का सिक्रीशन होता है उसको गैस्ट्रिक फेज या जठर प्रावस्था कहा जाता है। तो किस कारण से होगा ये कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें जो प्रोटीन है वो पाइलोरिक भाग में जो श्लेष्मिक ग्रंथियाँ हैं उससे गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये हार्मोन क्या करता है, जो भी जठर ग्रंथियाँ हैं उनको इंड्यूस करता है, उत्तेजित करता है, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का सिक्रीशन होने लग जाता है। हम भोजन के साथ में कुछ जैसे सूप वगैरह जो लेते हैं वो भी जठर रस के स्रावण को उत्तेजित करते हैं, लेकिन अल्कोहल, कैफीन और हिस्टामिन जो है वो रस के निष्कासन हेतु एक उद्दीपन की तरह काम करते हैं और इनको सिक्रिटोगोजियस कहा जाता है, यानी कि ये स्राव वर्धक होते हैं। ओके, अब जब भोजन आमाशय से ग्रहणी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो फिर भी एक सिक्रीशन होता है जिसको कि हम एंट्रिक फेज या इंटेस्टाइनल फेज जो है वो आंतरिक प्रावस्था इसको कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि आमाशय में भोजन के पाचन के बाद में ग्रहणी में पदार्थ पहुंच करके श्लेष्मिका की सतह को प्रभावित करते हैं, जो गैस्ट्रिन के जैसा कोई पदार्थ सिक्रीट करता है और इसके कारण से जो जठर रस का सिक्रीशन होता है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में जठर रस जो है वो सिक्रीशन होता है। और जैसा मैंने बताया था कि अब इसमें जठर रस मिल गया है, इसके कारण से ये आपका बोलस से काइम के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है, यानी सेमी सॉलिड टाइप का हो गया है। इसके बाद कौन सा भाग आएगा आपका, देखिए वापस शुरू करते हैं। सबसे पहले भोजन को हमने मुख गुहा के अंदर लिया, उसके बाद इसोफेगस से स्टोमक के अंदर आया है, शुरू में बता चुका हूँ मैं आपको ये, और स्टोमक से फिर ये आपका इंटेस्टाइन में जाता है। जो इंटेस्टाइन का पहला वाला जो भाग है उसको हम ड्योडिनम कहते हैं। तो उसके पहले ड्योडिनम में कुछ जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं आपकी, उन एसेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो आता है। तो इसके साथ साथ हम इन एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी देखेंगे। 3 एसेसरी ग्लैंड्स है मुख्य रूप से, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर। तो ग्रहणी में जब भोजन आता है तो ग्रहणी की सतह से कोई भी पाचक रस का सिक्रीशन नहीं होता है, लेकिन इसकी गुहा में इस समय पर एक डक्ट आकर के खुलती है जिसको कि जो कि आपका पित्त रस और अग्नाशय रस ये दोनों यहाँ लेकर के और आती है। तो इन ग्लैंड्स का काम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस की, इस डायग्राम में यहाँ पर बता रखा है आपको, देखिए ये आपका लीवर है और लीवर जो है वो पित्त रस
का निर्माण करता है और ये पित्तरस जो है वो आपका गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है। गॉल ब्लैडर लीवर के साथ ही अटैच होता है, लीवर का एक लोब यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके साथ में जब ये ग्रहणी के यू के आकार जो बनाता है आमाशय के साथ में, उसके और डोडिनम के बीच में आपका पेंक्रियाज होता है, तो ये पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। इससे पेंक्रियाटिक डक्ट निकलती है जो कि आने वाली बाइल डक्ट के साथ में जुड़ करके एक कॉमन बाइल डक्ट के साथ बना करके और यहाँ आकर के और खुल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये स्टोमक है, भोजन जो है वो एसिडिक हो गया है। क्यों? क्योंकि HCl था यहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस जो निकला है उससे, और ये कन्वर्ट हो गया है काइम के अंदर। अब जब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है और भोजन ग्रहणी के अंदर आता है तो इसके अंदर आपका बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस जो है वो आकर के और मिलता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जो उसको अगर हम देखें, जो पेंक्रियाज है आपका, ये डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करता है। तो एंजाइम जो सिक्रीट करेंगे वो आपकी एक्सोक्राइन सेल्स होंगी, और जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन पार्ट जो है वो कहलाता है। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो ज़्यादातर जो मेजर आपके न्यूट्रिएंट टाइप्स हैं उनका डाइजेशन ये कर देता है, और ज़्यादातर आपका नियरली ऑल डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अग्नाशय रस जो है वो क्या होता है कि देखिए, इसको समझिए आप पहले कि जब भोजन जो है वो, ये पेंक्रियाज हो गया आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, और इसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। फिर आपका स्टार्च को डाइजेशन करने के लिए अमाइलेज एंजाइम इसके अंदर होता है, और ये बफर की तरह काम करता है, जो कि जो एसिड जो यहाँ से आ रहा है, एसिडिक काइम जो आ रहा है, उसको बाइल जूस में जो साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट, उनके बारे में हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ये मिला करके और इसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो कर देते हैं। तो पेंक्रियाज की बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि एक क्षारीय द्रव होता है, जो हमने कहा कि जो एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं, इन सेल्स को कहते हैं हम एसिनाई सेल्स या एसिनाई कोशिकाएं इनको कहा जाता है। तो ये ग्रहणी की दूरस्थ भुजा में आकर के और खुल जाता है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया है। इसमें हमने ये कहा है कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम जो हैं वो होते हैं। इसमें से एक प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम हम पहले पढ़ चुके हैं, वो जो कि गैस्ट्रिक जूस में होता है, वो हो गया आपका पेप्सिन। दूसरा एंजाइम होता है आपका ट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, और एंजाइम एंटेरोकाइनेज जो है वो इसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर। तो ट्रिप्सिन जो है वो आपका एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीन को बीच में से क्लीव करता है, तोड़ता है, और उन्हें पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से एक और अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये भी काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है और काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। ये एंजाइम बिल्कुल आपका रेनिन की तरह काम करता है, जो कि स्टोमक के अंदर सिक्रीट होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक रेनिन कहते हैं, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन का काम करता है। इसी तरह से एक है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है। एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है, जो सिरों के जो अमीनो एसिड होते हैं उनको ये एक एक करके और तोड़ने का काम करता है। तो पॉलीपेप्टाइड्स जो कि पहले हमारे पास में बने हैं, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और उसने जो पॉलीपेप्टाइड बनाए हैं, इन पॉलीपेप्टाइड्स को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अमीनो अम्लों के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद में आता है आपका अमीनोपेप्टाइडेज। ये भी एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है, जो कि अमीनो एसिड के अंदर इसको ब्रेक करते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीशियम या मैंगनीज जो है वो होता है। इसके बाद हम आते हैं स्टार्च को बचाने वाला एंजाइम अमाइलेज या अमाइलोप्सिन, जो कि माल्टोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से एक एंजाइम है सुक्रोज, जो कि जो डाइसेकेराइड सुक्रोज है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स के अंदर ये अपघटित कर देता है।
और हम जो दूध लेते हैं उसके अंदर एक शुगर होती है लैक्टोज। इस लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम, ये एक डाइसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, तो लैक्टोज जो है इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अब तक हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम और प्रोटीन को बचाने वाले एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बाद में और बताऊंगा मैं आपको, कि एक है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करता है। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, ये हम बाइल जूस के फंक्शन के अंदर देखेंगे कि जो छोटी छोटी बूंदों के अंदर वसा को ये कन्वर्ट करने का काम करता है। तो लाइपेज क्या करेगा कि ये वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से एक और लिपिड आपकी कोलेस्ट्रॉल जो है, ये उसको कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंजाइम जो है वो उसको एस्टर के अंदर बदल देता है। और एक और सब्सटेंस जो कि वो आपका न्यूक्लियोटाइड्स जो आते हैं फूड के साथ में, उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, दो तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ये क्या करेंगे, आपके न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो पेंक्रियाज के कब सिक्रीशन करेगा पेंक्रियाज, जबकि इसका नियंत्रण जो है वो आपका दो तरह का नियंत्रण होता है, एक तंत्रिका के द्वारा और दूसरा आपका एंडोक्राइन कंट्रोल होता है। तंत्रिका जो है वो आपकी 10th क्रेनियल नर्व, जो वेगल नर्व है, उसकी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच जो होती है, इसको हम सहानुकंपी शाखा कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और जब भोजन कायम के रूप में ग्रहणी में प्रवेश करता है तो एक अक्रियाशील पदार्थ प्रोसिक्रिटीन का सिक्रीशन होता है। उस भोजन में जो HCl है वो इसको सिक्रिटीन में बदल देता है। इस सिक्रिटीन की उपस्थिति को सबसे पहले बेलिस और स्टार्लिंग ने बताया था 1902 में। एक और मैकेनिज्म जो है वो हार्पर और रापर ने दिया था कि पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये हार्मोन अग्नाशय के अंदर जाकर के और वहाँ से उसके सिक्रीशन को इंड्यूस करता है। तो अब भोजन जो हो गया है आपका वो क्या कहलाएगा, बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस जब मिल जाता है तो इसको काइल कहा जाता है। तो लीवर की बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि लीवर जो है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और जब ज़रूरत होती है तब ये आपका ड्यूोडेनम में पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलने वाली डक्ट के साथ में अंदर की ओर चला जाता है। तो बाइल में जो है वो ये डिटर्जेंट के जैसे काम करता है, जो कि वसा के पायसीकरण का काम करता है, नंबर एक तो। और दूसरा, इसके अंदर बाइल जूस के अंदर कुछ बाइल साल्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये बाइल साल्ट जो हैं वो HCl के कारण जो अम्लीयता बनी थी उस अम्लीयता को ख़त्म करने का काम करते हैं, यानी कि ये उसको न्यूट्रल कर देता है। तो बाइल जूस जो है उसमें एक तो जो कलर होता है वो इसके कारण से होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका डिसोसिएशन होता है, जिसके कारण से ब्राउन कलर जो है आ जाता है, स्टर्कोबिलिन, बाद में इसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाइल जूस जो बना है, ये एक और वापस आपको ये दिखाया गया है, लीवर, बाइल, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज हो गया। इसके बाद गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीवर के पास में होता है, और बाइल डक्ट जो होती है जो कि बाइल को कैरी करके और वहाँ से जो पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही है उसके साथ में ये आपका ड्यूोडेनम में आकर के और खुल जाता है। बाइल जो है इमल्सिफिकेशन का काम करता है, ग्रीनिश येलो एल्कलाइन फ्लूइड होता है, और ये जब हम दो भोजन करने के बीच की अवधि होती है उस समय पर गॉल ब्लैडर जो है इसको स्टोर करने का काम करता है, और भोजन जब आपका ग्रहणी के अंदर आता है तब ये वहाँ से सिक्रीट हो जाता है। लीवर के फंक्शन बता दिए हैं मैंने आपको। तो अब तक हमने जो प्रोसेस देखा है, इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा बाइल जूस के बारे में बता रहा था कि बाइल जूस के अंदर मुख्य रूप से दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो पिगमेंट और दूसरे साल्ट। जो साल्ट की अगर हम बात करें तो दो इम्पोर्टेंट साल्ट हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और टार्कोलेट। ये काम क्या करते हैं कि ये पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिसके कारण से वसा की जो बड़ी बूंदें होती है ये छोटी छोटी बूंदों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और
जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके अवशोषण में ये सहायता करता है। दूसरी चीज़, जो लाइपेज एंजाइम था, गैस्ट्रिक लाइपेज, उसको भी ये एक्टिवेट यहाँ पर कर देता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज और पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो मिलकर के और काम करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसका बाइल पिगमेंट का है। तो मैं ये यहाँ पर बता रहा था आपको कि बाइल में कलर जो होता है वो ओल्ड आरबीसी के से आता है। तो वहाँ जो ओल्ड आरबीसी आई है उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका अपघटन होता है, तो उसके कारण से दो पिगमेंट यहाँ पर बनते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है पीले रंग का होता है और बिलीवर्डिन जो है वो हरे रंग का होता है। तो आंत्र में जो जीवाणु हैं वो इसको विघटित कर देते हैं मीजो बिलीरुबिनोजन में, और अंत में ये स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टर्कोबिलिनोजन का ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये स्टर्कोबिलिन बन जाता है, और मल का जो भूरा रंग होता है वो स्टर्कोबिलिन के कारण से होता है। तो स्टर्कोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन की कुछ मात्रा जो है वो, क्योंकि यहाँ पर आंत्र में जब ये जाएगा तो वहाँ अवशोषण होता है, उसके कारण से ये कुछ मात्रा जो है इसकी अवशोषित होकर के ब्लड के अंदर चली जाती है और वहाँ से फिल्टर होने के लिए ये किडनी के अंदर भेज दी जाती है। तो मूत्र के साथ में ये यूरोक्रोम के रूप में बाहर पहुँचा दिया जाता है। किडनी में स्टर्कोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन की जो मात्रा जो आई है वो यूरोक्रोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो उसको पीला रंग देगी। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आपका, कि पिछले सालों में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं ये, कि मल का रंग भूरा क्यों होता है ना? तो ये होगा आपका स्टर्कोबिलिन के कारण से। और मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण से। ठीक है, तो यूरोक्रोम और स्टर्कोबिलिन ये मल को भूरा रंग देता है और यूरोक्रोम जो है वो मल को पीला रंग देता है। पीले रंग यानी इसके कारण से पीला रंग जो है वो हो जाता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन हैं, जो कि ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, भोजन के साथ ग्रहण किए जाते हैं और ये भी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं किसके अंदर? आपके बाइल जूस के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ साल्ट होते हैं और ये साल्ट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, कार्बोनेट और फॉस्फेट होते हैं, और कुछ इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। तो ये सभी साल्ट क्या करते हैं कि भोजन जो ग्रहणी में आया है काइम के रूप में, तो उसका जो अम्लीयता है HCl के कारण से, तो ये लवण जो है वो HCl से रिएक्ट करके और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर देते हैं और माध्यम जो है वो क्षारीय हो जाता है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इंटेस्टाइन में जो पेंक्रियाटिक जूस से जो मैंने एंजाइम बताई थे, ये सब एंजाइम क्षारीय माध्यम के अंदर काम करते हैं और इसके लिए क्षारीय माध्यम होना जरूरी है। तो पित्तरस जो है वो उसका स्रावण क्यों होगा? तो पित्तरस जो है उसका कंट्रोल जो है वो केमिकल या हार्मोनल कंट्रोल होता है, उसके ऊपर नर्वस कंट्रोल नहीं होता है। तो पित्त में पित्त लवण जो हैं वो पित्त रस के स्रावण हेतु उत्तेजित करते हैं, इसलिए इनको कोलिरेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। किन चीज़ों को? जो आपका पित्त लवण है इनको कोलिरेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। एक और जो हार्मोन है आपका वो है कोलिसिस्टोकाइनिन। ये आंत्र में जो भोजन जब आता है तो उसमें वसा होती है और उसके कारण से ग्रहणी की जो सतह है वो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ब्लड के साथ में पित्ताशय तक पहुंच जाता है और उसकी दीवारों को संकुचन करता है। इसके लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है। ये दोनों क्रियाएं जो हैं कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा पूरी होती है। ओके, तो ये यहाँ पर इसको बताने की कोशिश की गई है इस डायग्राम में कि अब तक हमने जो पार्ट्स देखे हैं उनमें किस किस प्रकार की क्रिया होती है। तो जो माउथ क्या काम करता है? फूड का ब्रेकअप करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है, जर्म्स को किल करता है और फूड को नम बनाता है। इसके बाद भोजन जब आमाशय में जाता है तो HCl के कारण से जर्म्स जो भी होते हैं उसके अंदर वो मर जाते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो यहाँ हो जाता है। भोजन जो है कुछ समय के लिए इसके अंदर स्टोर करके और रखा जाता है। 6 से 8 घंटे तक भोजन जो है वो आमाशय के अंदर स्टोर करके और रखा जाता है। यहाँ पर आपका पेंक्रियाज और लीवर
ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भोजन जब आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है तब पेंक्रियाज जो है वो पेंक्रियाटिक जूस और लीवर जो है वो बाइल जूस का सिक्रीशन जो है वो करता है। इसके बाद भोजन जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के पाचन की अधिकांश क्रिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इस क्रिया में एंजाइम जो हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको, जो पेंक्रियाटिक जूस के साथ में आए हुए एंजाइम हैं वो, प्लस इसमें जो उसकी सतह से जो सिक्रेट किए जा रहे हैं उनके द्वारा भोजन का पाचन इसके अंदर किया जाता है। तो आंतरिक रस जो बना है, इस आंतरिक रस का नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो आंतरिक रस का तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण नहीं होता है, केवल हार्मोन से ही होता है। तो भोजन जब काइम के रूप में ग्रहणी से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो एंटेरोक्राइनिन और डिओक्राइनिन, एक मैंने पहले बताया था गैस्ट्रीन, 3 हार्मोन हैं ये, इनके फंक्शन जो है आप याद रखें। एंटेरोक्राइनिन और डिओक्राइनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये लीवर की जो प्रगवहिका होती है उसको उत्तेजित करते हैं, जिससे आंत्र रस का सिक्रीशन होता है, जिसको कि सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। तो आंत्र रस में जो एंजाइम हैं या इसको हम कहते हैं कि जो हार्मोन हैं वो 7 प्रकार के हार्मोन हैं जो कि इस क्रिया को नियंत्रित करते हैं। गैस्ट्रीन, एंटेरोग्रेस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पेंक्रियोजाइमिन, सिक्रेटिन, एंटेरोकाइनिन और डिओक्राइनिन, ये 7 प्रकार के हार्मोन हैं जो कि आपका अग्नाशय रस में पाए जाने वाले, और जो आपका गैस्ट्रीन जो है वो आपका ड्यूोडेनम में जब भोजन आता है तब ये इसको सिक्रीट करने का काम करता है, जिनके बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूँ। तो इस तरह से जो आंत्र रस जो बना है उस आंत्र रस में के द्वारा जो एंजाइम उसके अंदर हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका पाचन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और भोजन जो है वो सक्कस एंटेरिकस के मिलने से, आंत्र रस के मिलने से और लिक्विड हो जाता है, और इसका जो पाचन हुआ है उसके बाद अवशोषण की क्रिया जो है वो इसके अंदर होगी। इसके बाद में भोजन का अवशोषण जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उसके में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो जो भी आपको चीज़ें हैं ये मैं आपके ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप इसको और आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।